दोस्तों, आज की ये कहानी हमें आरोही जी ने भेजी है, जो कि बेंगलुरु की रहने वाली हैं। तो आइए आगे की कहानी सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएम जी, आज मैं आपको एक नई कहानी बताती हूँ जो कि मेरी नानी ने मुझे बताई थी। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो 1 साल के अंदर ही वो गर्भवती हो गई। उनकी शादी गांव में हुई थी। तो जब वो गर्भवती हुई तो उनसे मिलने गांव के बहुत सारे लोग आने लगे। साथ ही बहुत सारे लोग उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद उनके पड़ोस की एक औरत आई और वो मेरी मम्मी से मिलने के बहाने उसने एक मंगलसूत्र मेरी मम्मी को उपहार के रूप में दे दिया। मंगलसूत्र काफ़ी सुंदर दिख रहा था, जिसके कारण मम्मी ने उसे तुरंत ही पहन लिया। और उस समय मम्मी का 3रा महीना चल रहा था। लेकिन मंगलसूत्र पहनने के बाद ही मम्मी को 1 हफ्ते में ही अजीब सा लगने लगा और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। तो जब मेरी मम्मी ने दादी से बताया कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरी दादी ने कहा, अरे बेटी, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में बहुत आराम से पता था। फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी को रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। ऐसा उनके साथ लगभग 6 महीने तक चला। और फिर 7वें महीने में मम्मी को रात में पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। तो मम्मी को लगा कि शायद आज रात उन्होंने खाना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए पेट दर्द हो रहा है। तो टॉयलेट जाकर होके आती हूँ। फिर जब वो आंगन में गई तो आंगन से थोड़ी दूर एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, जो कि आज भी है। तो मम्मी ने देखा कि उस इमली के पेड़ पर एक औरत बैठी हुई है। ये देखकर मेरी मम्मी के मुंह से चीख ही निकल गई। उनकी चीख सुनकर जब पापा आए तो मम्मी ने उन्हें डरते हुए सारी बात बताई। फिर जब पापा ने इमली के पेड़ की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद मेरे पापा ने बोला कि लगता है तुमने अंधेरे में पेड़ की डाली देखी होगी और कुछ भी नहीं, ये सब तुम्हारे मन का ही वहम है, और चलो अंदर चल के आराम करो। फिर अगली सुबह मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरे पापा ने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस इन्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। फिर घर आने के बाद मेरे पापा ने मम्मी से कहा, अरे जया, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके ही चली जाओ, शायद वहाँ तुम्हें कुछ अच्छा लगे। और फिर ऐसा हुआ। कुछ दिनों के बाद नाना और नानी मम्मी को लेने आए। जब मम्मी नानी के घर गई तो वहाँ उनको बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके शरीर का रंग चेंज होने लगा और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बिल्कुल गोरा होने लगा। तो मेरी नानी ने सोचा कि शायद ये प्रेगनेंसी के कारण ही हो रहा है। इसी तरह एक दिन जब मेरे नाना अपनी ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे तो मेरी मम्मी घर के आंगन में खाट पर बैठी हुई थी और उस वक्त मेरी मम्मी के शरीर का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। तो मेरे नाना ने नानी से बोला, अरे जया को क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन इसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद ही होता जा रहा है। तो नानी ने बोला, अरे मुझे लगता है शायद ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। तो नाना ने बोला, मुझे तो लगता है ये ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि हमारी बेटे पर किसी ने काला जादू किया है। यह सुनकर मेरी नानी काफ़ी डर गई। तो मेरी नानी ने कहा, लेकिन हमारी बेटी पर काला जादू किसने किया होगा? तो नाना ने कहा, अब ये बात तो जया से ही पूछनी पड़ेगी। फिर जब नाना और नानी मम्मी के पास गए और उनसे इसका कारण पूछा तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तभी मेरे नाना की नज़र मम्मी के उस मंगलसूत्र पर गई।
तो मेरे नाना ने कहा, अरे बेटी, ये मंगलसूत्र तुम्हें किसने दिया है? तब मम्मी ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है और उसी ने ही मुझे ये मंगलसूत्र दिया है। तो नानी ने कहा, अरे बेटी, क्यों ना ये मंगलसूत्र तुम मुझे ही दे दो। फिर इसके बाद दूसरे दिन मेरी नानी वही मंगलसूत्र लेकर बाबा के पास गई। तो बाबा ने बताया कि इस मंगलसूत्र पर काला जादू हुआ है, क्योंकि इस काले जादू से तुम्हारी बेटी तो बाबा ने बताया कि इस मंगलसूत्र पर काला जादू हुआ है और इस मंगलसूत्र को जो भी पहनेगा उसका बच्चा उसी वक्त खराब हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इस काले जादू से तुम्हारी बेटी के शरीर के अंदर का जितना भी खून है वो धीरे धीरे एक प्रेतनी पी रही है। ये सुनकर मेरी नानी उन बाबा के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बाबा, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो। फिर इसके बाद बाबा कहते हैं, तुम्हारी बेटी को बचाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो प्रेतनी इस काले जादू के सहारे तुम्हारी बेटी के साथ कई महीनों से जुड़ी हुई है और जिसके कारण तुम्हारी बेटी का काफ़ी सारा खून भी पी लिया है। इसको ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, इसलिए अभी तुम घर जाओ और हो सके तो तुम अपनी बेटी का इलाज भी करवाओ और इधर में पूजा पाठ करके उस काले जादू को ख़त्म करने का कोई रास्ता देखता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरी मम्मी का खून बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और उनका ब्लड ग्रुप भी पूर्ण निगेटिव था, जिसके कारण सेम ब्लड ग्रुप का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे नाना नानी और मेरे पिताजी पूरे गांव में सबका ब्लड ग्रुप पूछा, लेकिन किसी का भी निगेटिव नहीं था। और ठीक इस दिन शाम को वो बाबा मेरी नानी के घर आए और उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं इसका तोड़ जानता हूँ। और फिर कुछ पूजा पाठ करने के बाद उस बाबा ने वो मंगलसूत्र हवन कुंड में जलाकर डाल दिया। मंगलसूत्र के जलते ही वो प्रेतनी भस्म हो गई और वो काला जादू भी टूट गया। लेकिन जब मेरी मम्मी को बच्चा हुआ तो वो कुछ ही दिन के अंदर ही मर गया, क्योंकि मेरी मम्मी के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उनके बच्चे को खून कहाँ से मिलता, जिसके कारण वो कमज़ोर पैदा हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो मर गया। मैं आपको बता दूं कि वो मेरा बड़ा भाई था जिसकी मौत हुई। इसके बाद मेरे दादा दादी, नाना नानी और मेरे पिताजी सभी घर वाले मिलके उस औरत के पास गए और काफ़ी उस औरत से बहस हुई और फिर बाद में पंचायत ने फैसला किया और उस औरत को गांव से बाहर ही भगा दिया। इसके बाद सब कुछ सही हो गया और अब हम 4 भाई बहन हैं और सभी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन हाँ, अगर जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तब उस वक्त बड़े बुजुर्ग की बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उन औरतों को बुरी शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, तमिलनाडु में एक जगह है और यह कहानी एक व्यापारी की है जो कि अपने जवानी के दौर पर नीली नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और उनकी मैरिड लाइफ स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी मैरिड लाइफ ख़राब होने लग जाती है और दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये झगड़ा उनके बीच रोज़ रोज़ होने लगा था, जिसकी वजह से व्यापारी हमेशा अपसेट और चिड़चिड़ा सा रहने लगा था और कभी कभी वो नीली पर हाथ भी उठा देता था। इसी तरह एक दिन नीली और व्यापारी को एक शादी में जाना था। उस टाइम पर उस गांव में ऐसा था कि अगर गांव से बाहर किसी को भी जाना है तो एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। नीली और वो व्यक्ति व्यापारी उसी जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, लेकिन अब उस टाइम पता नहीं क्या हुआ कि दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। उस टाइम व्यापारी का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया
और उसने नीली को वहीं मारना शुरू कर दिया। उसी रास्ते में एक कुआं पड़ता था और उसी कुएं में व्यापारी ने नीली को धक्का देकर मार दिया। वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया, कन्फर्म हो गया कि नीली अब मर चुकी है। तो वो चुपचाप अपने गांव वापस आ गया। गांव में आने के बाद व्यापारी ने कहा कि नीली कहीं खो गई है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली है। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने नीली को बहुत देर तक ढूंढा, यानी कि करीब 1-1.5 घंटा या 1-1.5 हफ्ता या तो 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन नीली उन्हें कहीं नहीं मिली। व्यापारी अपना खुश था कि चलो उससे छुटकारा तो मिला, और कुछ सालों के बाद उसने दूसरी शादी कर ली और वो व्यापारी पीसफुली अपनी दूसरी वाइफ के साथ अपनी लाइफ जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ नीली की आत्मा अपना रिवेंज लेने के लिए तड़प रही थी। वो इस इंतज़ार में उस कुएं में बैठी थी जहां उस व्यापारी ने उसे जान से मार दिया था कि कब वो व्यापारी इस रास्ते से गुजरेगा और वो उसे मारकर अपना बदला पूरा करेगी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन व्यापारी को उसी रास्ते से किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना था। व्यापारी उसी रास्ते से गुज़र रहा था कि तभी नीली की आत्मा ने देखा कि वो व्यापारी उसी रास्ते से आ रहा है। तो उसने तुरंत उसकी सेकंड वाइफ का रूप ट्रांसफॉर्म किया। पास ही के पास एक पेड़ की टहनी से उसने एक फेक बेबी को ट्रांसफर किया, मतलब नकली एक बच्चा बनाया और वहीं पर खड़ी हो गई। व्यापारी ने देखा कि यार मेरी दूसरी वाइफ यहाँ क्या कर रही है। उसने उसे आवाज़ लगाई तो नीली ने अपनी ही आवाज़ में उसे पुकारा। ये सुनकर व्यापारी थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया और उसे डर लगने लगा कि यार ये आवाज़ तो नीली की ही है। जब उसे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि नीली की ही आत्मा है जो उससे बदला लेना चाहती है, तो वो डर के मारे भागते लगा। नीली उसका पीछा करते करते एक गांव की तरफ उसको दौड़ा देती है। व्यापारी अपने आप को बचाने के लिए उसी गांव के काउंसिल ऑफिस में घुस जाता है जहां पर करीब 70 काउंसिल मेंबर बैठे हुए थे और उसी के पीछे पीछे नीली भी उसकी सेकंड वाइफ का रूप लेकर उस काउंसिल ऑफिस में घुस जाती है। और नीली रोते हुए काउंसिल मेंबर से ये कहती है कि ये मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ और ये मुझे छोड़कर भाग रहे हैं और ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब काउंसिल मेंबर्स ने यह बात सुनी तो व्यापारी की तरफ देखने लगे, लेकिन व्यापारी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने कहा कि सरकार आप मुझे बचा लीजिए वरना ये औरत मुझे जान से मार देगी। ये सुनकर नीली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस टाइम नीली ने 70 मेंबर्स के ऊपर पता नहीं ऐसा क्या जादू किया था कि वो 70 मेंबर्स सिर्फ उसी के पक्ष पर थे। और उस टाइम काउंसिल मेंबर्स ने व्यापारी के ऊपर फोर्स किया कि तुम्हें इसी औरत के साथ ही रहना होगा और इसे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन वो व्यापारी बेचारा गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। बट उन लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना दिया, जिसकी वजह से मजबूरन व्यापारी को ये बात माननी पड़ी। क्योंकि अगर ये बात ज़्यादा उड़ती तो उसे नीली की मर्डर का केस में भी अंदर किया जा सकता था। मजबूरन उसने नीली के साथ रहने के लिए हामी भर दी। उसी रात जब वो नीली के साथ कमरे में था तो नीली के लिए इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं हो सकता था कि वो अपने कातिल को सज़ा दे सके। उसने व्यापारी से को इतनी बुरी तरीके से मौत दी कि अगर हम लोग उसकी डेड बॉडी को देख ले तो भाई साहब हम लोगों की हालत ही ख़राब हो जाए। उसको मारने के बाद नीली वहाँ से गायब हो गई। दूसरे दिन जब गांव वालों ने व्यापारी की डेड बॉडी देखी
तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि व्यापारी के घर के ठीक सामने एक पेड़ था और उसी पेड़ पर उसकी कटी फटी लाश उल्टी टंगी हुई थी। उसकी पूरी आंत बाहर निकली हुई थी। ये देखकर कितने गांव वाले तो उधर ही उल्टी करने लगे और कुछ तो डर के मारे अपने घर भाग गए। फिर कुछ लोगों ने यह खबर काउंसिल मेंबर्स को दी। जब काउंसिल मेंबर उसके घर के पास पहुँचे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई और वो बहुत ही ज़्यादा दुख में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कल रात व्यापारी अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे फोर्स किया कि तुमको इसी औरत के साथ ही रहना है। यानी कि उन काउंसिल मेंबर्स को इतना ज़्यादा दुख पहुंचा कि उन्हें ये लगा कि आखिर इस व्यापारी की मौत हम ही लोगों की वजह से हुई है। फिर उन्होंने एक मंडप बनाया, या फिर आप बोल सकते हैं पंडाल टाइप का। उसी में ही आग लगाया और 70 के 70 मेंबर्स उसी में ही कूदकर अपनी जान दे देते हैं और वो पूरा इलाका बिल्कुल शमशान घाट की तरह हो जाता है। फिर ये देखकर गांव वालों को समझ नहीं आया कि हम इस इलाके का क्या करें, और दूसरी तरफ उनको ये भी डर था कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो नीली का क्रोध हम पर भी बरसेगा। इसलिए उन्होंने उस जगह पर एक मंदिर बना दी और उस मंदिर का नाम था फजे नूर निमली टेम्पल।